Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. We are in chapter number 1, that is Principles of Management, and we will start today with page number 10. So let us start with the session. We are going to deal with techniques of scientific management. Techniques of scientific management. अच्छा, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जब हमने बात की तो यहां पर F.W. टेलर, he is known as father of scientific management. Father of scientific management. और इनके द्वारा दिए गए जो प्रिंसिपल्स हैं, 6 points were there. First one was science, not the rule of thumb. Second, harmony, not discord. Third one, mental revolution. Fourth one, cooperation, not individualism. Fifth one, division of responsibility. And sixth one was development of employer and employee for greater efficiency and maximum prosperity. प्रिंसिपल्स देखने के बाद अब हम देख रहे हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. So first of all, we will check some major techniques of scientific management. And first one is work study. First one is work study. Before assigning the work to the available workforce, जो भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, वर्कफोर्स अवेलेबल है, जब आप उन्हें कोई काम असाइन करते हैं तो काम असाइन करने के पहले आपको क्या करना चाहिए? प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट. तो आपको वो जो पर्टिकुलर वर्क है उसका प्रॉपर स्टडी करना चाहिए कि व्हाट वर्क वी आर असाइनिंग. वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट. विच असेसमेंट? ऑर्गेनाइज्ड systematic and critical assessment of the various activities or functions. तो यहां पर क्योंकि आप किसी को कोई वर्क असाइन करने जा रहे हो, कोई वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देने जा रहे हो, कोई ड्यूटी आप देने जा रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको कोई अथॉरिटी भी डेलीगेट करना पड़ेगा, पावर भी देना पड़ेगा. तो आप जो भी पावर दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, आपको उसको पहले क्या करना है? प्रॉपर स्टडी करना है. So that is work study. Work study is based on the techniques such as time study, motion study, method study and fatigue study. तो वर्क स्टडी को डिवाइड कर दिया है. सबसे पहला, जब आप वर्क स्टडी करने ही जा रहे हैं तो इसमें ये आपको पॉइंट्स कंसीडर करने हैं. फर्स्ट वन इज टाइम स्टडी, सेकंड मोशन स्टडी, थर्ड वन मेथड स्टडी एंड फोर्थ वन फटीग स्टडी. तो इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो जाकर के हमारा वर्क स्टडी कंप्लीट होगा. सो व्हाट इज टाइम स्टडी? फर्स्ट पॉइंट, इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क. देखो यहां पर हमारा काम क्या है? यहां पर हमारा काम है ऑब्जर्वेशन का और रिकॉर्ड करने का. और खास करके हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? वी आर रिकॉर्डिंग टाइम रिक्वायर्ड. Time required to complete a task. A particular task. For example, आपको एक यूनिट ऑफ प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल आपका शूज मेकिंग कंपनी है, यू प्रोड्यूस शूज, है ना, आप स्पोर्ट शूज बनाते हो. तो एक स्पोर्ट शूज बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे ये आपको ऑब्जर्व करना है. आप क्या करेंगे? कुछ सैंपल साइज लेंगे. फॉर एग्जांपल आपने टोटल वर्कफोर्स में से 10, 20, 30 या 40 वर्कर्स को सिलेक्ट किया और उनको ऑब्जर्व किया कि
ये जो शूज मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है। या आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क में कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल शूज जब बनता है तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसका सोल है तो सोल डिफरेंट पार्टी बनाती होगी, उसका आउटर बॉडी है वो डिफरेंट पार्टी बनाती होगी, और बाद में दोनों को मर्ज किया जाता है। तो जो सोल प्रिपेयर करना है उसमें कितना आवर्स जाता है फॉर अ सिंगल यूनिट, है ना। ये आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है। So with the help of time study, the precise time required for each element of work is determined. तो आप कई लोगों को ऑब्जर्व करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो आपको एक प्रिसाइज टाइम मिलता है। से फॉर एग्जांपल एक शू मैन्युफैक्चर करने में टोटल 4 आवर्स जाता है। कितना जाता है, 4 आवर्स, पूरा पूरा शू, ठीक है ना। उसके क्राफ्टिंग से लेकर के, कटिंग से लेकर के, स्टिचिंग से लेकर के, फिर उसको हम ग्लू से स्टिक करेंगे, सारी चीजें 4 आवर्स जाता है। तो हमारे माइंड में एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स हो गया कि कोई भी वर्कर है उसने ये 4 आवर्स के अंदर 1 शू का सेट कंप्लीट कर देना चाहिए। ऐसा क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया, एक टाइम फ्रेम बन गया। वही बात यहां पर की है, with the help of time study the precise time required for each element of work is determined. It is the technique used for fixing the standard time. ये टेक्निक क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर सके, है ना। हम भी एक एस्टिमेशन लगा सके कि चलो कोई वर्कर हमारे पास 8 आवर्स काम कर रहा है, सो एटलीस्ट ही कैन मेक 2 पेयर ऑफ शूज। यस और नो, क्योंकि 1 शूज के लिए कितना लग रहा है, 4 आवर्स, तो 2 शूज के लिए कितना लगेगा, 8 आवर्स। तो एक वर्कर अगर आ रहा है तो उसने एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 8 आवर्स वर्किंग उसने 2 पेयर ऑफ शूज तो बना लेने चाहिए। गेटिंग इट एवरीवन। तो हमने क्या फिक्स किया यहां पर, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड। क्या फिक्स किया, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। Under given condition, it is useful to measure the efficiency of an employee and to control the cost of work. तो इससे क्या फायदा होगा, इससे आप उस वर्कर की एफिशिएंसी चेक कर सकते हो, है कि नहीं। अभी कोई पर्टिकुलर वर्कर है, उसको आपने ऑब्जर्व किया और उसने क्या किया, 3 आवर्स 30 मिनट्स में एक शूज प्रिपेयर करके दिखा दिया। आप बोलोगे क्या बात है, जहां पर 4 आवर्स लगता था इस व्यक्ति ने तो 3 आवर्स 30 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया, है कि नहीं। तो हम समझेंगे कि ये बहुत एफिशिएंट है। तो आप एफिशिएंसी चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो, वर्कर की एफिशिएंसी, एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। क्या कर सकते हो, कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। अभी ये कैसे पॉसिबल है, सपोज हम पहले आर्ली बेसिस पेमेंट करते थे। कैसे पेमेंट करते थे, आर्ली बेसिस पे। हमने बोला कि भाई आप 1 आवर काम करोगे तो हम आपको 1 आवर का 100 रुपीज देंगे, ठीक है ना। अब वर्कर क्या सोचता है कि जब मुझको आर्ली बेसिस पे पेमेंट मिल रहा है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 4 आवर्स मैं एक शूज को क्या करूंगा, 5 आवर्स में फिनिश करूंगा। ऐसा क्यों, अगर मैं 4 आवर्स में कंप्लीट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 400, और अगर मैं 5 आवर्स लेता हूं तो मुझे मिलेगा 500, सो आई शुड वर्क स्लो। उसने ऐसा माइंडसेट कर लिया। लेकिन हमको यहां पर अगर स्टैंडर्ड टाइम पता है तो हम क्या करेंगे, वी विल कंट्रोल। हम बोलेंगे कि मैक्सिमम टाइम अलाउड इज 4 आवर्स। अगर 4 आवर्स के आगे आप टाइम लेते हो, सपोज एक शूज बनाने के लिए आप 5 आवर्स लेते हो, वी विल काउंट ओनली 4 आवर्स। हम 5 आवर्स काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम टाइम आपको दिया हुआ, ये एक स्टैंडर्ड टाइम। हाँ, उससे कम अगर समय में आप करते हो देन यू आर एफिशिएंट। अगर उससे आप ज्यादा समय लेते हो तो पहली चीज तो आप इनएफिशिएंट हो, और दूसरी चीज हम यहाँ पर उसको कॉस्ट को इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि हम पे ही नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर आपको आर्ली बेसिस पे नहीं मिलेगा, यू हैव टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टास्क विद इन 4 आवर्स। सो ये है टाइम स्टडी। क्या है, टाइम स्टडी। हमने देखा टाइम स्टडी को कैसे अप्लाई किया जाता है और उसका बेनिफिट क्या है।
Number B, method. There are always various methods of completing the task. किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का अलग अलग मेथड होता है. For best quality and cost effectiveness, identifying the best method of doing a particular job is very important but challenging task for a manager. ठीक है ना. तो यहां पर क्या होता है, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए वो भी कॉस्ट इफेक्टिव के साथ, मतलब कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी चाहिए. ठीक है. आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जॉब को कम से कम समय में, कम कॉस्ट में, हाई क्वालिटी के साथ कैसे मेंटेन कर सकें, ये मेथड ढूंढना पड़ेगा आपको. क्या करना पड़ेगा, मेथड ढूंढना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मैनेजर के लिए ये मेथड ढूंढना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि किस तरीके से मैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी क्वालिटी. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम. इससे क्या फायदा होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता. रॉ मटेरियल and in improving the utility of resources as per predefined objective. As per predefined objective. तो यहां पर क्या होगा, हम जो वेस्टेज है, किसका वेस्टेज, एक टाइम का वेस्टेज, दूसरा स्टॉक का वेस्टेज, रॉ मटेरियल का वेस्टेज, इसको रोक पाएंगे, कम कर पाएंगे. और दूसरी चीज क्या होगा, यूटिलिटी इंक्रीज होगी सारी रिसोर्सेज की, क्योंकि हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. It is helpful in determining the method of handling the raw material, transportation, inspection, storage, etc. तो ये आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा किस चीज में, डिटरमाइनिंग द मेथड फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल को किस तरीके से हैंडल करें, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें, उसका इंस्पेक्शन स्टोरेज कैसे करें, ये सब समझने में ये हेल्प करेगा. तो आपको क्या करना चाहिए, मोशन स्टडी करना चाहिए. क्या करना चाहिए, मोशन स्टडी. तो स्टडी नंबर 1, फर्स्ट वन कौन सा था, टाइम स्टडी. सेकेंड वन मेथड स्टडी, सॉरी आई मेड ए मिस्टेक इन प्रोनाउंसिएशन, इट इज मेथड स्टडी. मेथड स्टडी आपको करना पड़ेगा. थर्ड वन इज मोशन स्टडी. The study of required motion means movement of an employee as well as machine while completing a particular task is very important. Motion का मतलब कोई वस्तु, विषय या सब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, वो मोशन हो गया, मूवमेंट हो गया. तो आप उस मोमेंट को क्या करो, स्टडी करो कि वर्कर को अपने घर से ऑफिस तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, क्यों लगता है, किस तरीके से आता है. वर्कर को फैक्ट्री पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसको आपको क्या करना है, स्टडी करना है. या फिर आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाने के लिए कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, ये मोशन भी आपको क्या करना है, स्टडी करना है. इट इज हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशंस, है ना. इसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो अननेसेसरी मोशंस है, ऐसे कुछ एक्शंस होते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो सिस्टम ऐसा बन गया कि वो चलता आ रहा है. ठीक है ना. ऐसे केस में क्या करना चाहिए, जो अननेसेसरी मोशंस है उसको कम कर देना चाहिए, ताकि क्या हो, शॉर्ट पीरियड में काम हो जाए. एंड फाइंडिंग द बेस्ट मोशन मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. कोई एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए बेस्ट मेथड ढूंढना, यही काम है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी. मोशन टेक्निक इज यूज्ड टू नो whether some elements of a job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of tasks. For example, देखो अभी कोरोना में बहुत लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है. अभी ये वैक्सीनेशन कुछ इस प्रकार होता, ओल्डन टाइम के जैसे, आप सेंटर में गए, आपने लाइन लगाई हुई है, फिर एक एक व्यक्ति आता, उनका पूरा डिटेल फिलअप किया जाता है ना, नेम, एड्रेस,
उनका पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट लिया जाता, पहले कैसा होता था, हाँ 8-10 ईयर्स बिफोर हर एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ता था हर जगह पर, बट आज की तारीख में क्या किया गया है, ऐसे अननेसेसरी चीज, आपका फोटो देने की जरूरत नहीं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं, ओनली आधार कार्ड इज नीडेड, है ना, वो भी आधार कार्ड का नंबर उन्होंने ले लिया, वर्क इज डन। तो जो लॉन्ग प्रोसेस था उसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया गया, क्या कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। यहीं पर मोशन स्टडी का काम है कि आपका जो प्रोसेस है जहां पर डिले हो रहा है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में डिले होता हो, या प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने का हो, या एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाने का हो, जहां कहीं कहीं पर भी आपके सिस्टम में अगर ऐसा कोई लूप होल है, ऐसा कोई टाइम लैप्स हो रहा है, तो उसको कम करने का मेथड को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मोशन स्टडी। तो आपको मोशन स्टडी करना है। मोशन टेक्निक इज यूज्ड टू नो whether some elements of a job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of task। तो यहां पर आप स्टडी करके ये समझते हैं कि क्या ये जो चेन है जॉब का, इसमें से किसी चेन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ताकि समय को बचाया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टोकन सिस्टम पहले होता था, आपने देखा होगा कि अगर आपको बैंक से कैश विड्रॉ करना है, बैंक से क्या विड्रॉ करना है, कैश, तो सबसे पहले जो बैंक है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल कैश काउंटर है, यहाँ पर डेस्क रखा हुआ है, तो कुछ एम्प्लॉयज यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्या करना है, सबसे पहले आप इस एम्प्लॉय के पास जाते हैं और एम्प्लॉय के पास क्या करते हैं, पेन स्लिप फिल करेंगे या तो चेक वहां पर जमा करेंगे, और ये एम्प्लॉय क्या करेगा, इसको वेरीफाई करके इसके पास देगा। इस एम्प्लॉय के पास आप जब रीच करेंगे तो वो उसको साइन करके हमें क्या देता है, एक टोकन कॉइन देता है, कॉइन का टाइप का देता है। अब इस कॉइन को लेकर के आपको क्या करना है, वेट करना है। आप यहाँ पर सोफा पे वेट करते हो, और फिर यहाँ पर इंडिकेटर में आपका नंबर दिखाई देता है ना, सपोज आपका नंबर 88 है, तो आप यहाँ पर वॉक करके जाओगे, सामने वाले को आप कॉइन सबमिट करोगे, वो आपको क्या दे देगा, कैश। अब इसी को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि क्या ऐसा कुछ काम है जिसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसने वेरीफाई किया, इसको दिया, इसके बाद इसने कॉइन दिया, तो ये बंदे को अगर नहीं भी रखे तो कॉइन देने का काम ये भी कर सकता है, यस और नो। तो अगर इसका काम हम कम कर दें, मतलब इसको निकाल दें, और यही काम इसको दे दें कि आपको क्या करना है, चेक पेन स्लिप जो भी कुछ है वो लेना भी है और टोकन भी इशू करना है ना, तो ये वर्क क्या हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। तो ऐसे जो अननेसेसरी जंप्स हैं, अननेसेसरी लिंक्स हैं, वैसा ना हो, ये मोशन स्टडी से पता चलता है। पॉइंट नंबर डी इज फटीग स्टडी। व्हाट इज फटीग स्टडी? एक्चुअली अगर हम इसका मीनिंग देखें इन हिंदी, इट इज थकान। ठीक है, कोई जॉब करते करते, वर्क करते करते क्या होता है, हम थक जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फटीग। तो इसके स्टडी से क्या मकसद है, जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, target pressure, heavy working tools and poor working conditions results into physical and mental stress। करेक्ट है ना, आज की तारीख में ये सब काफी ज्यादा हो गया है। जॉब पे भी देखेंगे तो बहुत टारगेट ओरिएंटेड प्रेशर क्रिएट किया जाता है। हैवी वर्किंग टूल्स, टूल्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी काफी हाईटेक और हैवी होते हैं। एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, कभी कई कबार क्या होता है, आपका ऑफिस का जो वर्किंग कंडीशन है वो प्रॉपर नहीं होता, रिजल्ट्स इन फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, और इसकी वजह से व्यक्ति तनाव से भर जाता है, दैट इज फटीग, है ना। इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, दोनों के ऊपर इंपैक्ट होता है। एक तो उसका जो एफिशिएंसी है इस फटीग की वजह से, थकान की वजह से कम हो जाएगा, और दूसरा उसका हेल्थ भी बार बार खराब होने लगेगा।
द स्टडी ऑफ फटीग and step to reduce the level of fatigue is very important to maintain the operational efficiency of the employee. तो ये स्टडी करने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि जो हमारे पास वर्कर है, एम्प्लॉय है, उनका फटीग लेवल क्या है, ताकि वो फटीग लेवल को रीच करते करते ही हम क्या करें, उनको मोल्ड कर दें, चेंज कर दें और उनको थकान मुक्त होने का तरीका बताएं, ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और हमें हेल्दी फ्रूट भी मिले. ठीक है, तो फटीग स्टडी क्या बताता है यहाँ पर कि हमारा जो प्रोसेस है उसके अंदर कहीं पर ऐसा लगता है कि जो वर्कर है वो बहुत ही तनावग्रस्त हो गया है, तो उसका भी ऑब्जर्वेशन करने की हमें जरूरत है. सो फर्स्ट वन क्या था, टाइम स्टडी. सेकेंड वन मोशन स्टडी, सॉरी मेथड स्टडी. थर्ड वन मोशन स्टडी एंड फोर्थ वन फटीग स्टडी. Point number 2, standardization of tools and equipment. Standardization of tools and equipment. पहले हमने क्या किया, वर्क डेलीगेट करने के पहले वर्क स्टडी किया. अब क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं. With the result of experiments conducted at workplace, Taylor advocated standardization of the tools and equipment. हमारे जो टूल्स हैं, हमारे जो इक्विपमेंट है, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के हों, मतलब एकदम ओल्ड एंड ऑर्थोडॉक्स टाइप के आप यहाँ पर टूल्स का इस्तेमाल ना करें, स्टैंडर्ड होना चाहिए. सो स्टैंडर्डाइज वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प टू रिड्यूस स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल. तो इससे क्या फायदा होगा, स्पॉइलेज कम होगा, मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और फटीग अमंग द वर्कर्स, जो वर्कर्स के अंदर थकान होती है ना, वो भी कम होगी. एंड इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वर्क, ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल, आपने किसी वुड कटर को जो एक्स दिया हुआ है उसका प्रॉपर शार्प नहीं है, वो प्रॉपर शार्प नहीं है या ओल्ड हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस टूल को चेंज कर सकते हो या उसको शार्प कर सकते हो. तो आपको उसका प्रॉपर मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग. आप जो टास्क दे रहे हो वो साइंटिफिक तरीके से आपको सेट करके देना है. व्हाट डज इट मीन, टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग एंड फेयर डेज वर्क. आप किसी को कुछ टारगेट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने बोला हमारा मंथली जो टारगेट है 300 प्रोडक्ट का है. मंथली टारगेट कितना है, वन इंडिविजुअल शैल प्रोड्यूस 300 प्रोडक्ट. तो क्या हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं डे वाइज. तो 1 मंथ में अगर 300 प्रोडक्ट है तो 1 डे में कितना होना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट, है ना. अभी 30 डेज में 300 प्रोडक्ट, 30 डेज में 300 प्रोडक्ट आप बना रहे हो. सो 3 डेज में कितना होना चाहिए, 30 प्रोडक्ट. सो 1 डे में कितना होना चाहिए, 10 प्रोडक्ट. ठीक है, इस तरीके से. अभी 1 डे में कितना प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट है. दैट मीन्स 1 डे इज डिवाइडेड बाय 8 आवर्स ना, 8 आवर्स में 10 होना चाहिए. सो अकॉर्डिंगली 1 यूनिट के लिए कितना होना चाहिए, ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं साइंटिफिक वे से. और रेगुलरली चेक कर सकते हैं आफ्टर 4 आवर्स 5 आवर्स जाकर के इसने अब तक कितना प्रोड्यूस किया है. सो दिस इज साइंटिफिक वन. Scientific work setting is important to prevent the employees from doing work much below their capacity. जब आप साइंटिफिकली उनको वर्क डिवाइड करके देते हो, टास्क सेट करके देते हो, तो ये क्या करता है, ये उनको प्रिवेंट करता है कि वो कैपेसिटी से कम काम ना करे, उससे ज्यादा ही काम करे. By using this technique, employees will complete the task according to standard given and management can keep proper control on ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स. तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, एज अ मैनेजमेंट आप एम्प्लॉय पे कंट्रोल भी रख सकते हैं. आप डेली बेसिस पे उसको चेक कर सकते हैं कि मंथ में आपका 300 का प्रोडक्शन होना चाहिए, तो डेली आपका 10 यूनिट तो प्रोड्यूस होना चाहिए. तो आप एट द एंड ऑफ द डे जाकर के देखेंगे, अगर उसका 10 का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, दैट मीन्स ये अंडर एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है. तो उसको ट्रेनिंग देना,
उसके लिए कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करना ताकि वो और सीखे, या कोई अच्छा एम्प्लॉय के साथ में उसको एक टीम बना करके देना जो उसको क्या करे, मोटिवेट करे और काम करे। ठीक है, तो कुछ हम कंट्रोलिंग उसके ऊपर लगा सकते हैं। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हमको यहां से मिलेगा, मतलब किसी भी वर्कर का टाइम वेस्ट नहीं होगा। राइट है। आपके स्टडी के अंदर भी क्या होता है, सपोज आपने अपना टारगेट सेट किया है कि मुझे 10 आवर्स की स्टडी डेली करनी है, आई हैव टू स्टडी फॉर 10 आवर्स ऑन डेली बेसिस। सिर्फ इतना तय कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंटिफिक ढंग से हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं। सो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर 10 आवर्स का मुझे डेली करना है तो मैं अपने 10 आवर्स को कैसे शेड्यूल को डिवाइड करूं, कितने आवर्स मेरे कॉलेज के लेक्चर होते हैं, कितने आवर्स मेरे क्लास के लेक्चर होते हैं, कौन से सब्जेक्ट को मैं कितना आवर्स दूंगा। अब कौन से सब्जेक्ट को कितना आवर्स देने के बाद, सपोज मैंने मैथ्स को 2 आवर्स दिया, तो वो 2 आवर्स में मैं कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, तो वो पर्टिकुलर थिंकिंग भी आपका डेली बेसिस पे मेंटेन होना चाहिए। इसको बोलते हैं साइंटिफिक टास्क सेटिंग। नंबर 4, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब्स। ये सबसे पहला काम है आपका, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब्स। By using scientific selection procedures, it needs to fix job specification as per requirement. तो जब आप किसी को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो रिक्रूटमेंट के समय ही आपको उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि आप इस बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं तो इससे क्या करा करके लेना है। तो आप जॉब को डिफाइन कीजिए, और जॉब डिफाइन करने के बाद स्पेसिफिकेशन रखिए कि मुझको ये जॉब करने के लिए ये स्पेसिफिक व्यक्ति ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केटिंग किसी से कराना चाहते हैं तो उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो जो पर्टिकुलर एरिया है, फॉर एग्जांपल वहां वोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छा चलता है, तो अगर महाराष्ट्र है तो उसका मराठी में फ्लुएंसी होना चाहिए, गुजरात एरिया है तो गुजराती में फ्लुएंसी होना चाहिए। ठीक है ना, साउथ इंडियन एरिया है तो वहां का लैंग्वेज या तो इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि जॉब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो पर्सन प्रॉपर है या नहीं है। ये सिलेक्शन प्रोसेस स्ट्रांग होना चाहिए। एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इन एन इम्पार्शियल वे। तो डायरेक्टली ना भी कहें तो एक प्री डिटरमाइंड क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है जिस तरीके से उनको सिलेक्ट किया जाता है। आफ्टर सिलेक्शन, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। तो सिलेक्शन तो हो गया, आपने सिलेक्ट भी कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अदरवाइज वर्कर को पता ही नहीं होगा कि एफिशिएंटली वर्क हमें कैसे करना है। फिफ्थ वन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर, प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। तो मिस्टर FW टेलर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्होंने दो टास्क यहाँ पर बना दिए, एक है प्लानिंग और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन। मतलब प्लानिंग करने वाले लोग अलग होंगे और इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अलग होंगे। ठीक है, दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल। Thus, every worker will supervised by two different sets of supervisor। मतलब हर एक वर्कर का दो बार चेकिंग होगा, एक तो प्लानिंग वाले चेक करके जाएंगे और दूसरा इंप्लीमेंटेशन वाले चेक करके जाएंगे, मतलब फंक्शनल डिपार्टमेंट। ही रिकमेंडेड टोटल 8 फॉरमैन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब प्रोडक्शन की बात आती है तो उसने कितने फॉरमैन को यहां पर रिकमेंड किया, टोटल 8 फॉरमैन। देखो एक दो नहीं, टोटल 8 फॉरमैन। दे आर कैटेगराइज्ड एज फॉलो। तो यहां पर अगर प्लानिंग है तो प्लानिंग लेवल पे 4 और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे 4। तो देखो प्लानिंग लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो रूट क्लर्क टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर। तो एक रूट क्लर्क होगा, वो बताएगा कि कोई पर्टिकुलर जो जॉब है, वर्क है, वो एक मशीन से दूसरे मशीन की तरफ कैसे मूव करता है। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क, वो क्या बताएगा, रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। जो इंस्ट्रक्शन मिला उसको रिकॉर्ड करेगा ताकि वर्क को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। नंबर 3, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये चेक करेगा कि आप पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम में प्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं।
determines time in which work should be completed and work out the cost, और minimum cost में भी ये होना चाहिए. Fourth, discipline manager ensures that the worker are working as per the factory rule. जो factory rule provide किया गया है उसके हिसाब से काम वर्कर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो ये 4 चेकिंग जो है या 4 फॉर्मेन कहां पे होने चाहिए? प्लानिंग लेवल पे होने चाहिए. नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेशन लेवल. विच लेवल? इंप्लीमेंटेशन लेवल. पहला, गैंग बॉस एक्चुअली गेट्स द वर्क डन. जो सबसे हेड है, जो हेड सुपरवाइजर हम बोल सकते हैं. दूसरा, स्पीड बॉस ensures that the work is completed in specified time. ठीक है ना? ये क्या करेगा? ये पीछे पड़ते रहेगा कि काम करो, सही समय पर काम कंप्लीट करना है. आप बोलोगे सर यहाँ पर भी टाइम वाला था और यहाँ पर भी स्पीड टाइम के बारे में बात किया है, बट ये ना प्लानिंग के टाइम पे था. मतलब ये हमने प्लान किया है कि एक यूनिट 4 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए. अब करा के लेने का काम किसका है? स्पीड बॉस का है. किसका है? स्पीड बॉस का. मतलब फील्ड पे कौन रहेगा? स्पीड बॉस रहेगा. नेक्स्ट, रिपेयर बॉस हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म. तो ये जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है उसका सिक्योरिटी या मेंटेनेंस वो देखता है. कौन? रिपेयर बॉस. ठीक है ना? वो देखेगा कि जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड टूल्स हो, प्रॉपर टाइम पे उनका मेंटेनेंस हो रहा है. एंड लास्ट वन, फोर्थ, इंस्पेक्टर ensures that the work is done as per the specified standard. जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंस्पेक्टर चेक करेगा. तो इस तरीके से 8 टाइप ऑफ फॉरमैन is needed in production process. According to the Taylor, with the help of proper division of all activities into planning and implementation, management can definitely achieve the required performance from the employee. तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट है उसको जैसा काम करा करके चाहिए वो यहाँ पर कराता है, अगर इस साइंटिफिक सिस्टम को फॉलो करता है तो. पॉइंट नंबर 6, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान. अब ये क्या है? यहां पर हम वर्कर को मोटिवेट करते हैं. वर्कर को क्या कर रहे हैं? हम मोटिवेट कर रहे हैं. मतलब हमको 2 टाइप से मोटिवेशन देना है. एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, दूसरा होता है नेगेटिव मोटिवेशन. तो यहां पर अगर आप किसी वर्कर का अच्छा काम करने की वजह से, एफिशिएंट काम करने की वजह से वेज रेट इंक्रीज कर देते हो, है ना. फॉर एग्जांपल, हमने यहां पर स्टैंडर्ड टाइम सेट किया था कि एक पर्टिकुलर यूनिट जो है, 1 यूनिट का जो प्रोडक्शन है वो 8 आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है. और अगर आपने ये 8 आवर्स में कंप्लीट कर लिया तो पर आवर आपको 10 रुपीज मिलेंगे. ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. पर आवर कितना मिलने वाला है? 10 रुपीज. और अगर आपने इससे कम समय में काम कर लिया तो जो आवर सेव्ड है, आवर सेव्ड मतलब जितना टाइम आपने बचाया है उस पे 50% पीस रेट, 50% आर्ली रेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा. समझा? अभी यहां पर एक वर्कर है, वर्कर ए, उसने 8 आवर्स में ये जॉब कंप्लीट किया तो उसका पेमेंट क्या होगा? 8 आवर्स इंटू पर आवर का कितना है? 10 रुपीज. तो टोटल उसको कितना मिलेगा? 80 रुपीज. ठीक है. दूसरा जो वर्कर है उसने, वर्कर बी ने क्या किया? सेम वर्क 6 आवर्स में कंप्लीट किया. अब 6 आवर्स की वजह से उसको कितना मिल रहा है? इंटू 10, दैट इज 60, प्लस जो आवर्स सेव हो गए, मतलब 8 आवर्स में काम होना चाहिए था, 6 आवर्स में हो गए, तो कितने आवर्स सेव हो गए? 2 आवर्स. तो 2 आवर्स का कितना होता है? 10 रुपीज के हिसाब से 20, उसका 50%, तो कितना मिलेगा? 10 रुपीज. दैट मीन्स इसको यहाँ पर टोटल मिल गया 70 रुपीज, है ना. तो इस वर्कर ने काम किया, उसको कितना मिला? 80 रुपीज. और इसने एफिशिएंटली काम किया और इसको कितना मिला? 70 रुपीज. आप बोलोगे सर फिर भी तो ए अच्छा है ना. नहीं, ए अच्छा नहीं है.
बी इज गुड, क्यों? बी के पास अभी भी 2 आवर्स बचे हुए हैं, वो दूसरा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए प्रिपरेशन कर सकता है, समझ में आया, और उस पे अर्न कर सकता है, जबकि इसका टाइम तो ओवर हो चुका है। गेटिंग इट? तो यहां पर हमने क्या किया, उसको मोटिवेट किया। यहां पर बी जो बंदा है उसने 6 आवर्स में काम कंप्लीट किया, उसको ज्यादा पैसे भी मिले, अभी 2 घंटे बचे भी हैं जिसमें वो एक्स्ट्रा काम कर सकता है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक ऐसा प्लान साइंटिफिक बनाया जिसकी वजह से उसको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जितना अच्छा काम करूंगा उतना अच्छा मुझको सैलरी ऑन द स्पॉट मिलेगी, और मैंने कुछ काम गड़बड़ किया तो मेरा क्या होगा, पेमेंट कट होगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको मोटिवेट करेगा। गेटिंग इट? Remuneration should be fixed in such a way that average worker is motivated to attain and standard output. तो जो एवरेज वर्कर है वो मोटिवेट होना चाहिए कि मुझको और अचीव करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव करना है। Taylor suggested the differential piece wage rate system. Higher rate are offered to employees who completed the work more than the standard quantity under the system. तो जो व्यक्ति ने कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसको हायर वेज रेट मिलेगा। उसको कैसा मिलेगा, हायर वेज रेट। ऑन द अदर हैंड, इफ एन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड, लेकिन किसी ने कम काम किया तो उसका वेज रेट क्या कर दिया जाएगा, लोअर कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ताकि वो कम कमाए। This technique motivate the employee to attain higher standard performance and earn wages, that is remuneration at higher rate. Getting it everyone? तो जब आप इस तरीके का इंसेंटिव रखते हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका एम्प्लॉय एफिशिएंट हो जाता है। क्या हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। सो दीज आर सम साइंटिफिक टेक्निक्स जिसके थ्रू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको एकदम ही क्लियर है। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।